हेलो 11th क्लास। आज से हमारी एक नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। अब हम क्लासरूम में नहीं, ऑनलाइन स्टडी करेंगे। तो आप लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस रहेगा ये। तो आप लोग क्या करें कि मुझसे, मेरी जो आइज़ है इससे कांटेक्ट बनाए रखें, ताकि आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो पूरा समझ में आ सके। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं आपके जो फिजिक्स की बुक में जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल वर्ल्ड, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारी जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें श्री कृष्ण भगवान ने इस संसार को एक पीपल के वृक्ष से तुलना की है। और पीपल का वृक्ष भी कैसा है? ऐसा कि जैसे उसकी जो टहनियाँ हैं वो तो नीचे की तरफ है और उसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ। इसके लिए उन्होंने एक श्लोक में कहा है कि ऊर्ध्व मूल मदः शाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। मतलब ये संसार एक ऐसा पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ है और टहनियाँ नीचे की तरफ है। और हर पेड़ को जो पोषण चाहिए होता है वो उसकी जड़ों से ही होके आता है। तो इस संसार रूपी पेड़ को पोषण कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। और वो भगवान हम मानते हैं कि ऊपर रहते हैं, इसलिए ऊपर से। तो इस प्रकार से इस दुनिया के बारे में कि ये दुनिया कैसी है इसकी व्याख्या की गई है। लेकिन हम जो डेली लाइफ में देखते हैं तो हम इस चीज़ को तो नहीं मानेंगे, क्योंकि साइंस गॉड को नहीं मानती है। तो हम हमारे नज़रिए में फिर फिजिकल वर्ल्ड कैसा होगा उसको हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो बेसिकली यदि मैं बात करूँ कि हम किसी भी फिनोमेना के बारे में पढ़ना चाहे तो हम देखते हैं कि हमारे को साइंस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। बचपन में साइंस सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो साइंस वर्ड है इसका मीन क्या है, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो साइंस जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है। ये लैटिन जो लैंग्वेज होती है उसमें एक लैटिन वर्ड होता है साइंटिया। और इस साइंटिया का जो मीन होता है वो होता है टू नो। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड साइंस है, यानी कि जो हमारे हिंदी में हम इसको विज्ञान कहते हैं, ये एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है जानना। टू नो मीन्स जानना, यानी किसी भी चीज़ के बारे में जानना साइंस कहलाता है। अब कौन कौन सी चीज़, जैसे मैं बात करूँ लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स मतलब हम ह्यूमन, जितने भी एनिमल्स हैं, ट्रीज़, जितने भी जो माइक्रो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जो वन सेल जो हमारे ये जो जीव होते हैं छोटे छोटे, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, इनके बारे में हम स्टडी किस में करेंगे? साइंस के अंदर करते हैं। या फिर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें कि जैसे एरोप्लेन कैसे उड़ता है, जैसे ट्रेन कैसे चलती है, या फिर बॉल को ऊपर उछाली तो वो वापस नीचे क्यों आ रही है। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में स्टडी जब हम करते हैं तो हमें साइंस के बारे में स्टडी करना होता है। तो साइंस जो वर्ड है इसका मीन ही क्या है कि जानना। और जानना किसके बारे में? जो हमारे चारों तरफ है, जो हमें दिखाई दे रहा है या फिर जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। देखें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको दिखाई नहीं देते हैं। उसके बावजूद हम एटम्स को पढ़ते हैं, हम न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। तो हम हमारे सामने जो भी आ रहा है उसको ले लो, या फिर हमें जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको ले लो। हम जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, जो आपके सामने दिखाई दे रही है, जो आपको नहीं दिखाई दे रही है, जितनी भी चीज़ों के बारे में जब जानने की इच्छा जारी करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं तो हम क्या पढ़ रहे होते हैं? साइंस पढ़ रहे होते हैं। साइंस किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड के साइंटिया से, जिसका मीन क्या होता है? टू नो या फिर जानना। यदि हम संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत लैंग्वेज में विज्ञान वर्ड लिया गया है। और हमारी जो एक अरेबिक लैंग्वेज है, अरेबिक लैंग्वेज में इल्म, इन दोनों ही वर्ड का मतलब भी क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। इन दोनों वर्ड का मीन क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का मतलब भी क्या हो गया वापस से? किसी भी चीज़ के बारे में जानना। तो हमारी शुरुआत फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए कैसे होती है कि जो भी हमें दिखाई दे रहा है या जो भी चीज़ें हैं हमारे इस वर्ल्ड में, उसको आप जानो, उसके बारे में आप नॉलेज लीजिए। तो आप क्या पढ़ते हैं? साइंस पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम साइंस को दो भाग में डिवाइड करें तो साइंस को यदि हम डिवाइड करें कि साइंस कितने प्रकार की होती है, तो साइंस यहाँ पर दो प्रकार की होती है। साइंस के दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट जो है वो है फिजिकल साइंसेस।
फिजिकल साइंसेस और दूसरा है बायोलॉजी। फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजी में क्या डिफरेंस है? मैंने कहा था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में यदि आप स्टडी कर रहे हैं तो आप क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। जैसे आप पेड़ पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं तो बॉटनी पढ़ेंगे। बॉटनी बायोलॉजी की एक सब ब्रांच है। यदि हम जीव यानी जितने भी हम ये जीव है, ह्यूमन हो गया या अदर एनिमल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? जूलॉजी। तो हम इस तरीके से etc। तो यदि आप लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं इसका मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। और यदि आप नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, जैसे आप कोई एसिड बना रहे हैं या जैसे कोई बेस बना रहे हैं तो हम बोलेंगे कि किसके अंदर पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में। या आपने कोई वेट उठाया है और आप देखना चाह रहे हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, या फिर आप किसी टेबल को खिसका रहे हैं तो वो टेबल जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो आगे ही क्यों जा रही है, जो भी फिनोमेना आप देखना चाह रहे थे ये हम किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स में। यानी फिजिकल जो घटनाएं होती हैं, जो फिनोमिनाज होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। और केमिकल्स इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। इतना ही नहीं है, जो प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ राउंड कर रहे हैं तो अब इस चीज़ को किस में पढ़ेंगे? तो एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो पर्टिकुलर वर्ड है उसके लिए हम जो साइंस की ब्रांच दे रहे हैं वो कौन सी होगी? फिजिकल साइंस होगी। और लिविंग थिंग्स के लिए कौन सी होगी? बायोलॉजी। अब फिजिकल साइंस को काफ़ी सारे टाइप्स है इसके अंदर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हाइड्रोलॉजी, ऐसे बहुत सारे टाइप्स हैं जो इसके अंदर ही आएंगे। तो अब हम फिजिक्स, हमारा जो मेन जो बुक है हमारी वो तो है सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स। तो फिजिक्स को अपन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स क्या है। इस साइंस को तो समझ गए हम कि साइंस किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब होता है टू नो। और ये साइंस दो प्रकार की ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, फिजिकल साइंस और बायोलॉजी। अब फिजिकल साइंस में फिजिक्स क्या होता है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप, फिजिक्स, तो फिजिक्स जो वर्ड है इसको हम संस्कृत में भौतिकी या हिंदी में कहें तो भौतिकी के नाम से भी जानते हैं, या भौतिक विज्ञान हम इसको कहते हैं। ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक लैंग्वेज जो होती है उसमें एक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, FUSIS। और फ्यूजिस का जो मीन होता है वो होता है नेचर। नेचर मीन्स हमारी जो प्रकृति जो भी है प्रकृति के अंदर। यानी फिजिक्स का मतलब क्या है? फ्यूजिस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? हमारे जो चारों तरफ है, जो प्रकृति है, जो नेचुरल फिनोमिनाज हो रहे हैं, नेचर के अंदर क्या हो रहा है, और जितने भी नेचुरल फिनोमिना, जैसे बिजली का गिरना, जैसे बारिश का होना, ये जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? फिजिक्स में करते हैं। तो आपको फिजिक्स से एक पर्टिकुलर ये तो समझ में आ ही जाएगा कि फिजिक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल जितने भी फिनोमिना है उन सबको स्टडी करेंगे। जैसे एरोप्लेन किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसके लिए आंसर है कि बर्नौली प्रिंसिपल पे। मैं कैसे बोल पा रहा हूँ? तो मेरी जो टंग है वो फ्रिक्शन कर रही है। मैं चल यहाँ पे खड़ा क्यों हूँ? मैं उड़ क्यों नहीं रहा हूँ? तो मुझ पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। जब मैं पानी में जाता हूँ और मैं हाथ पैर हिलाता हूँ तो मैं तैरता क्यों हूँ? वहाँ पे भी तो ग्रेविटी लग रहा है, मुझे नीचे जाना चाहिए, बट ग्रेविटी को वहाँ पे बैलेंस वो जो पानी है उसका बायोन्ट फोर्स कर रहा है। तो बायोन्सी, आर्किमिडीज ने अपना प्रिंसिपल दिया था, बायोन्सी प्रिंसिपल। तो ये जितने भी फिनोमिनाज हैं ये सब हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? फिजिक्स में। बहुत सारे फिनोमिना है, यानी कि हम जितने भी दिन भर में जो भी काम करते हैं उन सब कामों में कोई ना कोई फिजिक्स का रूल या कोई ना कोई फिजिक्स का लॉ काम कर रहा होता है। बस हमको उसको समझने की ज़रूरत है। जब हम हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स के लॉज को समझने लग जाते हैं और फिजिक्स के लॉज को फॉलो करके डेली लाइफ को देखने लगते हैं तो लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है और मज़ा आने लगता है। तो फिजिक्स क्या है? एक डेली लाइफ, जो जितने भी घटनाएं आपके साथ डेली लाइफ में हो रही है वो सब फिजिक्स का ही पार्ट है। तो फिजिक्स के अब हम इसको डिवाइड कैसे करें कि भाई फिजिक्स चलो समझ में आ गया कि नेचुरल फिनोमिना को हमको स्टडी करना है। अब कौन कौन से नेचुरल फिनोमिना या इस फिजिक्स के अंदर हम कौन कौन सी ब्रांचेस को पढ़ते हैं, तो ये हम यहाँ पर क्लासिफाई कर लेते हैं। तो बेसिकली फिजिक्स के दो
मेजर पार्ट है। देखिए हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, साइंस से। साइंस के दो पार्ट थे, फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजी। और अब फिजिक्स, फिजिकल साइंसेस के अंदर कौन था, फिजिक्स था। और इस फिजिक्स के दो पार्ट हैं, कौन कौन से, एक तो है क्लासिकल फिजिक्स और एक है क्वांटम फिजिक्स। अब आप बोलोगे ये सर ये क्या चीज, क्लासिकल क्या और क्वांटम क्या, तो रुको बता रहा हूं जल्दी किस बात की। तो क्लासिकल फिजिक्स, इसको हिंदी में हम कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी या फिर पुरानी भौतिकी। सीधी सामान्य भाषा में हम कहें तो ये कौन सी है, पुरानी फिजिक्स है, जिसको हमने बोला क्लासिकल। क्लासिकल आप लोग सॉन्ग सुनते हैं, पुराने जो गाने होते हैं या ऐसे जो हमारी जैसे हमारी जो हिंदी कल्चर है, हमारा जो देश का कल्चर है, उस पर रिलेटेड जो सॉन्ग्स होते हैं, जैसे पंडित जसराज जी अभी उन्होंने एक बहुत शानदार गाना गाया है श्री कृष्ण भगवान के लिए, मधुराष्ट्रकम। तो मधुराष्ट्रकम जो संगीत है, इस टाइप का जो संगीत होता है वो क्लासिकल संगीत कहलाता है। क्लासिकल कौन सा, जो पुराना है, या हम बोले कि जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, इस संगीत को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल। इसी प्रकार जो फिजिक्स स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुई और स्टार्ट होते होते जब उसमें डिस्कवरीज होती गई और 19th सेंचुरी से पहले, मतलब 1899 और ये आ गया 1900, यानी ये 1900 से पहले का, यानी 19th सेंचुरी जो थी आपकी, उससे पहले का जो भी फिजिक्स में डिस्कवरी हुआ, जितना भी मतलब घटनाक्रम हुआ, वो सब किसके अंदर आएगा, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। अब अपन सोचे कि 19th सेंचुरी से पहले क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले न्यूटन, हालांकि बहुत सारी चीजें हुई, केपलर के लॉज आए प्लैनेटरी मोशंस को समझाने के लिए, टाइको ब्राहे ने दिया था, टाइको ब्राहे का शिष्य था केपलर ने फिर प्लैनेटरी मोशन समझाया। और उससे पहले जाए तो आर्यभट्ट, भास्कराचार्य हमारे देश में पैदा हुए, इन्होंने ही बता दिया था कि भाई जो पृथ्वी है वो सन के चारों तरफ राउंड काटती है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और सन उनके सेंटर पे है। ये सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के बाहर वापस एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम है। इस तरह की बातें पहले ही हो गई थी। तो ये जितनी भी चीज़ें थी ये सब पुरानी है पहले। इसके बाद न्यूटन आया, न्यूटन ने जब वो एप्पल के पेड़ के नीचे कहानी है कि वो नीचे खड़ा था तो उसके सर पे एप्पल गिरी, तो उसने एप्पल नीचे ही क्यों गिरी, तो उसने ग्रेविटी का लॉ दे दिया कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है जिसके कारण हर चीज़ जिसको ऊपर फेंकोगे वो नीचे ही गिरेगी, ऐसा उसने प्रिंसिपल दिया। उसके बाद उसने मोशन के अंदर 3 इक्वेशन दे दी। मोशन की इक्वेशन आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट इक्वेशन v = u + at, सेकंड इक्वेशन s = ut + ½ at², थर्ड v² = u² + 2as। उन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके अलावा लॉज ऑफ मोशंस दिए न्यूटन ने। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने क्लासिकल में पढ़ ली थी। अभी 19th सेंचुरी के बाद जो भी फिजिक्स आ रही है वो क्वांटम। तो क्लासिकल क्या है, चिरसम्मत है, पुरानी है। तो क्वांटम की बात करें तो ये मॉडर्न है। ये कौन सी फिजिक्स होगी फिर, मॉडर्न। एक पुरानी है तो एक आधुनिक भौतिकी है। और मॉडर्न की बात करें तो अब इसके अंदर हमको समझ में आ जाएगा कि 19th सेंचुरी के बाद जो भी डिस्कवरीज हुई हैं वो किसके अंदर काउंट होगी, आपके क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर काउंट होती है। तो अब इनको वापस अपन तोड़ें कि भाई क्लासिकल में कौन कौन सी ब्रांचेस आएंगी। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहली जो ब्रांच आती है, सबसे पुरानी ब्रांच मैकेनिक्स, जिसको न्यूटन को इसका फादर कह सकते हैं हम, क्योंकि न्यूटन के ही लॉज चलते हैं इस मैकेनिक्स के अंदर। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जितनी भी होती है, न्यूटन के जितने भी लॉज हैं उस पर बेस्ड है ये। तो मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट एक जगह पर रखा हुआ है। आप इमेजिन ऐसे कर सकते हैं कि आपके हाथ में जो फ़ोन है आप इसको टेबल पर रख दीजिए, ये ऑब्जेक्ट टेबल पे पड़ा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट पे आप 5 मिनट बाद देखिए कि इसकी पोजीशन कितनी चेंज हुई। तो आप देखेंगे कि इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, कि यदि उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है इसका मतलब तो वो मोशन कर रहा है, और यदि उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब वो कैसा है, वो रेस्ट में है। तो हम कह सकते हैं कि मोशन और रेस्ट
जो दो चीज है वो किस ब्रांच के अंदर पड़ेंगे, वो मैकेनिक्स के अंदर। इसके अलावा यदि वो मोशन कर रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, साथ ही वो किस स्पीड से जा रहा है, साथ ही उसकी वेलोसिटी किस पर्टिकुलर यदि डायरेक्शन में जा रहा है तो वो स्पीड उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। तो वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है और वो जा ही क्यों रहा है, क्या अपने आप ही जा रहा है या उस पर कोई फोर्स लग रहा है। भाई अपन कोई चीज़ है वो टेबल पे रखी हुई, जैसे कोई बुक ही है, जब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे या उसको धक्का नहीं देंगे तब तक वो हिलती थोड़ी ना है। तो वो क्यों मोशन कर रही है, तो मोशन का कारण क्या है, वो सब हम किसके अंदर पढ़ते हैं, ये मैकेनिक्स के अंदर आता है। तो मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की, ऐसी सब ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम पढ़ते हैं रेस्ट और मोशन के जो कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर वेरियस थिंग्स होती है जिनको हम स्टडी करते हैं। इसी में न्यूटन की इक्वेशन और न्यूटन के लॉज, वर्क, एनर्जी, पावर, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, ग्रेविटेशंस क्या होता है, ग्रेविटेशन लॉ क्या होता है, ये सब हम किसके अंदर पढ़ लेते हैं, मैकेनिक्स के अंदर ही आया था। हालांकि ग्रेविटेशन को हम अलग से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का हिंदी में अनुवाद में करूं तो ये कहलाएगा प्रकाशिकी। क्या कहलाएगा, प्रकाशिकी। इसी तरीके से मैकेनिक्स को भी क्या कहते हैं, यांत्रिकी। तो आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीन भी इसके याद करते चले। क्यों, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं तो हमें हिंदी में तो आना ही चाहिए। अंग्रेजी माध्यम हमने ले रखा है तो बढ़िया बात है, इंग्लिश में भी आना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें हिंदी में भी आना चाहिए। ऐसा ना हो कि अधूरा ज्ञान हमारे पास रहे, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी आपको सफलता के शिखर पर नहीं पहुंचा सकता है। तो हम देखें कि ऑप्टिक्स क्या है। अब तो ऑप्टिक्स से मेरा तात्पर्य ये है कि जो सनरेज, जो सन से जो सनरेज आ रही है, तो वो जब आके किसी सरफेस पर टकराती है तो हम जानते हैं कि 10th क्लास में पढ़ा हमने कि जब रेज आके टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, या फिर वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रेक्ट भी हो जाती है। हमने मिरर्स पढ़े हैं, हमने लेंस पढ़े हैं, हम कैमरे से फोटो खींचते हैं, फोटो क्लिक हो जाती है। हम माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे से पार्टिकल को बड़ा देख सकते हैं। हम दूर स्थित बहुत छोटा सा जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है हमें दूर से, हम जैसे यहाँ से खड़े खड़े किसी पहाड़ को देखें तो पहाड़ पे कोई आदमी खड़ा तो बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन हम टेलीस्कोप से देखें उसको तो टेलीस्कोप से हमें वो बड़ा दिखाई देता है। तो बड़ा क्यों दिखाई दे रहा है, ये जितने भी फिनोमिनाज है ये किसके अंदर पढ़ेंगे हम, ये ऑप्टिक्स में आते हैं। तो ऑप्टिक्स भी किसका पार्ट है, क्लासिकल फिजिक्स का ही पार्ट है। इसके अलावा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये आपके 12th क्लास में आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर अपने क्लासिफिकेशन भी करते चले कि हमको 11th क्लास में कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है। तो 11th में जो पर्टिकुलर में आ रहा है अपने क्या है, मैकेनिक्स, यानी ये 11th का पार्ट है कि जिसको आपको स्टडी कब करना है, 11th में ही कर लेना है। लेकिन अभी जो मैंने 2 पार्ट लिखे हैं ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये आपके 12th क्लास में आएंगे। ये आपके कब आएंगे, 12th में। इसके अलावा हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स, तो ये 12th में आएगा तो उसी समय देखेंगे। और मैं आपको जनरली बता दूं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, अपन ने चार्ज पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स, किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, या फिर जो उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ कितना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब उसका इन्फ्लुएंस कितना होगा किसी चार्ज। अब जैसे मैं हूं तो मैं जहां पे भी रहता हूं उस इलाके में मेरा कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा। मुझे कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग मुझे अच्छा समझते होंगे, कुछ लोग मुझे बुरा समझते होंगे, तो मेरा कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस तो है ना। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का पूरे विश्व में इन्फ्लुएंस है, उसी प्रकार एक जो छोटा सा चार्ज पार्टिकल होता है उसका भी क्या होता है, अपना एक इन्फ्लुएंस होता है, पर्टिकुलर किसी एरिया में उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो हम कहेंगे कहाँ तक है, तो वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये जो इन्फ्लुएंस है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के कारण क्या क्या इफेक्ट वहां पे देखने को मिलते हैं, वो सब हम किस में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इसमें हम 2 कंडीशन लेके चलते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल है, यदि वो रेस्ट में है, यदि वो रेस्ट नहीं कर रहा है, मतलब वो मोशन नहीं कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, वो एकदम रेस्ट में बैठा है, तो फिर क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। और यदि वो मूव कर रहा है, तो फिर वो क्या क्या इफेक्ट हमें दिखाएगा, ये सारी बातें हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इसको हिंदी में यदि हम कहें तो विद्युत चुंबकत्व इसको हम कह सकते हैं, विद्युत चुंबकत्व। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन हीट से है। आपने बर्फ को उठाया, आपको बहुत ठंडा लगा,
आपने गर्म तवे को छू लिया, आपको गरम गरम लगा। कोई भी बॉडी हॉट और कोई भी बॉडी कोल्ड कब होगी, कैसे पता पड़ेगा कि ये हॉट है और ये कोल्ड है? और अच्छा, हम कहते हैं कि हॉट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर हीट ज़्यादा है, और कोल्ड हम इसलिए कहते हैं कि उसकी हीट सारी बाहर निकाल ली, तो वो कैसी होगी, कोल्ड होगी। तो कोई भी बॉडी हॉट और कोल्ड है तो हीट से रिलेशन है। तो हीट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो किस में आती हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आती है। तो थर्मोडायनेमिक्स की हिंदी में हम बात करें तो उष्मा गति की, उष्मा गति की। तो ये जो हीट है ये भी हमारे को कौन सी क्लास में पढ़ लेना है, 11th क्लास में ही पढ़ना है। तो आपके जो मेजर 2 टॉपिक यहाँ पर आ रहे हैं 11th क्लास में, एक तो मैकेनिक्स और एक थर्मोडायनेमिक्स। इसके अलावा ग्रेविटेशंस भी इसी में आएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मीन्स आपने जो सॉलिड ऑब्जेक्ट थे उनको तो मोशन करवाना मैकेनिक्स में सीख लिया, लेकिन अब जितने भी एयर, जितना फ्लूइड है, जितने मतलब अपन बात करें जैसे वाटर, अपन बात करें ऑयल, मिल्क, हनी, शहद, जो जितने भी फ्लूइड्स होते हैं ये किस तरीके से फ्लो करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जिसके अंदर हम गैसेस और साथ ही जो लिक्विड्स हैं वो किस प्रकार से फ्लो करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपके 11th क्लास में ही आएगा, इसी का ही पार्ट है, और ये क्लासिकल फिजिक्स का ही पार्ट है। इसके अलावा एक चीज और है आपके कि वेव्स, ऑसिलेशंस और वेव्स, 2 लास्ट चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 जो आपके 11th क्लास में ऐड है। इसमें हम पढ़ते हैं कि जैसे कोई पार्टिकल है उसको हमने थोड़ी सी एनर्जी दी। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप बैठे हैं और आपके पिताजी ने आके आपको 100 रुपये दे दिए, तो जितने जैसे ही आपके पास 100 रुपये आते हैं आप क्या करते हैं, खुशी के मारे कूदने लगते हैं। वैसे ही समझ लो कि कोई पार्टिकल है और उसको आपने एनर्जी दे दी, तो एनर्जी पाते ही वो क्या करेगा, अपनी जगह पे ऐसे ऐसे उछलने लगेगा। उछलने का मतलब क्या हो रहा है, वो या वाइब्रेशन कर रहा है। तो ये वाइब्रेशंस क्या होते हैं, ऑसिलेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें। और जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है और ऑसिलेट करता है, दोनों एक ही चीज है। जब वाइब्रेट मतलब ऑसिलेट फास्ट कर रहा है तब तो हम कहेंगे कि वाइब्रेट कर रहा है, और धीरे धीरे ऐसे ऐसे अपनी मेन पोजीशन पे उछल रहा है तो हम इसको कहेंगे कि ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में। और फिर ये डिस्टरबेंस उसके पास हुआ, उसको आपने एनर्जी दी, इससे उसने डिस्टरबेंस किया, तो ये जो डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ ये किस फॉर्म में उत्पन्न होगा, तो ये डिस्टरबेंस एक वेव के रूप में उत्पन्न होता है। तो वेव्स क्या होती है वहां पे स्टडी करेंगे। फिर किस किस मीडियम में किस किस तरह की वेव बनेगी, ये सारी बातें हम किस में पढ़ेंगे, आपके वेव्स एंड ऑसिलेशंस में। और वेव्स एंड ऑसिलेशंस भी किसी का पार्ट है, ये भी आपके क्लासिकल फिजिक्स का ही पार्ट है, ये भी आपको 11th क्लास में पढ़ना। तो ये तो होगी आपकी 11th की सारी कहानी, जिसमें आपने सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ना है, उसके बाद ग्रेविटी, और ग्रेविटेशन के बाद हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर फिनिश। अब क्लासिकल पूरा समझ में आ गया। यानी 11th क्लास में आपको मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स का कुछ नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इस साल बढ़िया मेहनत करके 12th में आना पड़ेगा, तब जाके आप उसको पढ़ पाएंगे। तो 12th में ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं क्वांटम मैकेनिक्स के या क्वांटम फिजिक्स के जो आपको पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि देखो क्लासिकल भी चल रही है आपके 12th में। ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स किसका पार्ट है, ये आपके 12th क्लास का ही पार्ट है जो कि क्लासिकल के अंदर आता है। अब देखो मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो जितने भी माइक्रो पार्टिकल्स हैं, माइक्रो पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर एटम भी माइक्रो ही होता है, मॉलिक्यूल्स, या एटम के अंदर चल जाए तो न्यूक्लियस, इन सब के बारे में जो भी स्टडी हम करते हैं वो सब किसका पार्ट है, क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। ये 19th सेंचुरी के बाद ही डिस्कवर हुआ है। इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है, काफ़ी बढ़िया रिसर्च का टॉपिक है ये मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर आप बहुत सारे वेरियस है, जैसे प्लाज्मा फिजिक्स है, आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे जो हम 12th क्लास के हमने पढ़ने वाले हैं, एक तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट जो आती है सन से उसका ड्यूल नेचर होता है, यानी वो एक वेव की तरह भी बिहेव करती है और एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। ये ड्यूल नेचर ऑफ लाइट आपको कौन सी इस क्लास में पढ़ने को मिलेगा, 12th क्लास में, जो कि किसका पार्ट है, क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है। इसके अलावा आपको पढ़ने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ने को इस 12th क्लास में मिलेगा नेक्स्ट ईयर। और इसके बाद हम बात करते हैं एटम, आपको इसी में मिलेंगे, न्यूक्लियस आप इसी के अंदर पढ़ेंगे।
तो आप बहुत ही ब्रॉड स्टडी करेंगे इनकी 12th क्लास में, और ये सब किसका पार्ट है, क्वांटम फिजिक्स का। तो आपने एक चीज़ यहाँ पे समझने की, यदि आपको पकड़ में आई है तो आपने ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वांटम को किससे रिलेट कर दिया डायरेक्टली, माइक्रो पार्टिकल्स, यानी ऐसे पार्टिकल जो दिखाई नहीं देते, जो दिखाई नहीं देता है वो माइक्रो पार्टिकल, और जो दिखाई नहीं देता उसकी स्टडी आपको करनी है तो आपको किस पे आना पड़ेगा, इस मॉडर्न फिजिक्स पे या इस क्वांटम फिजिक्स के अंदर आपको आना पड़ेगा, और इसी के जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अब ये क्वांटम फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स के लॉज काम नहीं आते हैं। आप देखें कि न्यूटन के लॉज में यहाँ लगा दूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, तो न्यूटन के लॉ काम नहीं करते हैं। न्यूटन के लॉज उसी पे काम करते हैं जो पार्टिकल कैसा हो, मैक्रो हो। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में डिफरेंस क्या है, कि वो फिजिक्स जो मैक्रो पार्टिकल्स के लिए है, मैक्रो पार्टिकल्स मतलब जो दिखाई देते हैं बड़े बड़े, जैसे कोई पत्थर, जैसे कि मैं खुद, जैसे कि कोई भी एरोप्लेन उड़ रहा है ना, एरोप्लेन तो दिखाई तो दे रहा है, जैसे वाटर। तो बड़े बड़े स्तर पे बात करें, स्थूल कणों की बात करें, माइक्रो को हम कह सकते हैं स्थूल, मैक्रो को स्थूल, और माइक्रो को हम क्या कह सकते हैं, सूक्ष्म। तो सूक्ष्म कणों की बात करें तो क्वांटम, और बड़े कणों की बात करें, मैक्रो पार्टिकल्स की बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स। तो ब्रॉडली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो ही गया कि मैक्रो पार्टिकल्स के लिए कौन सी फिजिक्स पढ़नी है, क्लासिकल फिजिक्स, और माइक्रो पार्टिकल्स के लिए हमें कौन सी पढ़नी है, क्वांटम फिजिक्स पढ़नी है। अच्छा, हम यहाँ पे ये भी बात कर ले कि इस क्लासिकल फिजिक्स का फादर कौन है और क्वांटम फिजिक्स का फादर कौन है। तो क्लासिकल फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है, एक ही तो साइंटिस्ट आ रहा है, न्यूटन। तो क्लासिकल फिजिक्स का जो फादर है वो अल्बर्ट आइजैक न्यूटन है, नहीं सर आइजैक न्यूटन है। और मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो इसके हम ऐसे कह सकते हैं कि वैसे तो मैक्स प्लांक है फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो है वो मैक्स प्लांक है। और मैक्स प्लांक को यदि हम माने तो इसके साथ एक नाम और है जिनको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि जितनी भी हाइपोथेसिस दी है फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, जितना भी जिन्होंने सोच पैदा करी वो है हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को हम नहीं छोड़ सकते। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो भी और मैक्स प्लांक दोनों ही फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स या फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स के नाम से जाने जाते हैं। और फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कौन है, सर आइजैक न्यूटन है। तो ये आपके हमने एक क्लासिफिकेशन हो गया फिजिकल वर्ल्ड में हमें पढ़ना है साइंस के अंदर हमें पढ़ना है फिजिक्स के अंदर हमें पढ़ना है क्लासिकल फिजिक्स इस साल और क्वांटम फिजिक्स नेक्स्ट ईयर। इसके बाद आप जब ग्रेजुएशन में जाते हैं तो और आपको बहुत डिटेल में पढ़ने को ये मिलता है। यहाँ नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ नेचुरल फिनोमिनास को और कुछ कंजर्वेशन लॉज को, साथ ही हमारी जो नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। पहला फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और फोर्थ वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनको हम डिटेल स्टडी करेंगे। आपके फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन आने संबंधी टॉपिक है वो फंडामेंटल फोर्सेस ही हैं। तो आप फंडामेंटल फोर्सेस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ टेबल दिखाई देंगी। उस टेबल्स में क्या कर रखा है कि एक डिस्कवरी बता रखी है कि कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक पहुँच गए अपन। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ा क्या क्या डिस्कवरी होती गई। स्टार्टिंग में जैसे हम बात करेंगे, जैसे आर्किमिडीज ने अपना बायोन्सी प्रिंसिपल दिया था, उसके बाद धीरे धीरे ये डिस्कवरीज आगे चलती रही। तो वो डिस्कवरीज को आप एक बार गो थ्रू हो लें, आप उनको एक बार रीड कर लें कि हाँ भाई ऐसे ऐसे फिजिक्स आगे बढ़ी थी। साथ ही किस साइंटिस्ट ने कौन सा डिस्कवरी किया, कौन सा आविष्कार किया, तो सारे तो हम याद नहीं कर सकते, नहीं कुछ पर्टिकुलर, जैसे एक्सरे की खोज किसने की, तो रॉन्टेजन ने की। इसी तरीके से रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है हेनरी बेकरेल ने की। और आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिविटी है वो पियरे और जो मैरी क्यूरी थे हस्बैंड और वाइफ, उन दोनों ने की। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमें वहाँ पे याद होनी चाहिए। तो आप एक बार क्या करें, उस टेबल को अच्छे से देख लें और समझ लें। कोई क्वेश्चन आ भी सकता है, जैसे एक क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कि फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट कौन है जिनको नोबेल प्राइज से अब मतलब सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर है सर सीवी रमन। सर सीवी रमन को 1930 में फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था। जब हमारा देश गुलाम था और हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उस समय उन्होंने अपना एक रमन इफेक्ट दिया। रमन इफेक्ट में उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझा और देश को
बहुत आश्चर्यचकित कर दिया कि इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह की खोजें, इस तरह की नई सोच पैदा कर सकते हैं। तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ है पहले आपके एग्जाम में कि इंडियन फर्स्ट साइंटिस्ट कौन है। इसके साथ ही हमारे देश में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसकी स्थापना किसने की? वो कौन लोग थे जिनके दिमाग में ऐसा आया कि हमारे यहाँ पे भी एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए? इसकी नींव किसने डाली? हमारे देश में जितने भी जो डिफेंस जो सामग्री है, जैसे कि ये अपन के मिसाइल्स हो गए, या जैसे जितनी भी तरह की, ये जो मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा इंग्लिश, तो ये जितने भी चीज़ें जो हमारी डिफेंस, हमारी सुरक्षा, हमारी जो रक्षा से संबंधित है, वो कहाँ बनती है? तो डीआरडीओ में बनते हैं ये सब। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डीआरडीओ किसके दिमाग का उपज है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ में रहे थे, इसके अलावा वो इसरो में भी रहे। तो हमारे को ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए कि इसरो, डीआरडीओ, हमारे देश में क्या हो रहा है, साथ ही किस साइंटिस्ट ने कौन सा आविष्कार किया। तो ये आप थोड़ा डिटेल से देख के आए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंडामेंटल फोर्सेस डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू।